Hello guys, how are you? I'm AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए गाइस, नाउन एंड द केस। केस क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस नाउन की टॉपिक हम क्लोज कर देंगे। केस क्या होता है, केस के बारे में ज़रा स्टडी कर लें। लॉकडाउन है तो घर पे बैठ के कुछ पढ़े ना, तो केस के बारे में आइए जानें कि केस क्या होता है। देखिए गाइस, मैं नाउन एंड द केस की टॉपिक लेकर आया हूं और इसमें हम सीधे सीधे अपनी टॉपिक पर चलते हैं, जहां पर हमें प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर हर स्तर की परीक्षाओं में हमें जानना होता है कि काइंड्स ऑफ केस, केस के कितने प्रकार हैं। हमारा फैक्टर इसी पर है, जो आपके सामने हम रख रहे हैं, यही आपको समझना है और जानना है, क्योंकि इसी का उपयोग आपकी परीक्षाओं के लिए होता है। सबसे पहला केस के बारे में अगर हम जानना शुरू करें तो सबसे पहले होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का मतलब क्या हुआ, इसको जरा देखिए, डेफिनेशन में लिखा है अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एक नाउन हो या प्रोनाउन हो दैट माने जो, फंक्शन माने काम करता है, एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक क्रिया की सब्जेक्ट के रूप में, इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस, उसका स्थान किस में रखा जाता है, नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है, अर्थात कर्ता कारक के रूप में रखा जाता है। इससे हमें स्पष्ट हो गया, किसी भी क्रिया का जो कर्ता हो, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, हमेशा वो कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। अब आपसे कोई पूछता है ये सब्जेक्ट है, तो आप अगर आपसे कोई पूछ दिया कौन सा केस है, तो आप क्या कहोगे, नॉमिनेटिव केस। क्यों कहोगे? इफ ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नोन एज द नॉमिनेटिव केस। चलिए एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं गाइस। सीमा रोट मेनी पोएम्स। देखिए ध्यान से, सीमा ने अनेकों कविताओं को लिखा, तो यहां पे कौन लिखने का काम किया, सीमा। यहां पे देखिए रोट क्या है, ये वर्ब है, और इस क्रिया का सब्जेक्ट कौन है, सीमा, अर्थात काम कौन कर रहा है, सीमा। तो यहां पे सीमा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब देखिए सीमा क्या है, नाउन है, और मैंने बताया है कि वो क्रिया का सब्जेक्ट जो होगा वह नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नीचे देखिएगा, ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह जो है दिल्ली जा चुका है, तो ही जो है इस क्रिया का क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए ही भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा इस। तो इन दोनों एग्जांपल्स में अगर देखें तो इस क्रिया रोट का सीमा ये सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे इस क्रिया का जो है सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं सीमा एंड ही बोथ आर द नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये हर क्रियाओं के सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो नॉमिनेटिव केस के बारे में आपको पता चल गया, किसी भी क्रिया का कर्ता ही नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, इफ ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज नोन एज अ नॉमिनेटिव केस। तो सीधे सीधे हम ऑब्जेक्टिव केस पर आते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस भी जानना बहुत आसान है। अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक नाउन और प्रोनाउन जो किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं काम कर रहा हो, किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर। जैसे मैंने कह दिया, एक एग्जांपल से आप हिंदी में ले लीजिए, जैसे मैंने कह दिया सीमा ने राम को पुस्तक दिया, तो देने का काम कौन किया, सीमा, और लेने का काम कौन किया, राम। तो देने वाला कौन है, सीमा, सीमा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ले कौन रहा है, राम, तो राम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा, मैंने ये बात क्यों हिंदी में बताया, क्योंकि आपको समझने में आसान हो। जो काम कर रहा है, यानी कि जो क्रिया का सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव होगा, और उसी क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे देखिएगा, श्याम हेल्प्ड मोनू, श्याम ने मोनू की मदद की, तो यहाँ पे मोनू और श्याम दो नाउन आए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि श्याम कौन सा केस और मोनू कौन सा केस है, तो आप सीधे सीधे कहोगे इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट है और इस क्रिया का ये सब्जेक्ट है, तो मोनू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और श्याम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, यू टीचर, आप उसे पढ़ाते हैं। इस टीच क्रिया का ये हर जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट, लेकिन यू जो है इस वर्ब का क्या है, फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा गाइस। तो इन दिस वे वी कैन से दैट मोनू एंड हर बोथ आर द ऑब्जेक्टिव केस बिकॉज इट फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी हम कह सकते हैं जिस क्रिया का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस, और जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने एक पुस्तक श्याम को दी, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और श्याम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पोसेसिव केस थर्ड है। पोसेसिव केस को हम कहते हैं संबंध कारक, और ये संबंध कारक क्या होता है, ना तो नॉमिनेटिव होता है ना ऑब्जेक्टिव होता है, ये बिल्कुल अलग है। देखिए क्या है, व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन, जब एक नाउन अपना रिलेशन किसी दूसरे नाउन से प्रकट करता है। राम की किताब, अब देखो राम और किताब दोनों नाउन है, राम भी नाउन है और किताब भी नाउन, मैं पिछली टॉपिक में पढ़ाया हूं। लेकिन राम की किताब, एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से हुआ, तो इस प्रकार के केस को हम क्या कहेंगे, पोसेसिव केस कहेंगे गाइस। देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन इज इन पोसेसिव केस। अगर कोई भी नाउन अपना रिलेशन किसी दूसरे नाउन से रखता है तो हमेशा किस श्रेणी में आता है, पोसेसिव की श्रेणी में आता है, संबंध कारक की श्रेणी में आता है। चलिए एक एग्जांपल से जरा हम समझने का प्रयास करें और हम आपको बताएं कि यहाँ पर क्या हमने लिखा है। और हमने लिखा है दिस इज राम्स बुक, यह राम की किताब है। तो जरा देखिएगा, राम और बुक ये दोनों नाउन है, क्योंकि राम की किताब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, राम की किताब, इसका संबंध किताब से हो रहा है, इसलिए राम की ये क्या हो जाएगा, आपका पोसेसिव केस हो जाएगा। राम की एक नाउन का संबंध, ऐसा नाउन जिस नाउन से दूसरे का संबंध प्रकट हो, वही नाउन आपका क्या होगा, पोसेसिव केस होगा, वही प्रोनाउन आपका पोसेसिव केस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, सरिता इज हिज वाइफ, सरिता है उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, किसी की पत्नी, हिज में क्या है, संबंध दिख रहा है। इन दिस वे राम्स एंड हिज बोथ आर द पोसेसिव केस। क्यों, क्योंकि ये अपने से किसी दूसरे से क्या प्रकट कर रहे हैं, संबंध को प्रकट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट और चौथे पे चलते हैं, वोकेटिव केस, जिसे हम कहते हैं संबोधन कारक। इसमें संबोधन कारक में सीधे सीधे होता है जब हम किसी नाउन को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, प्रोनाउन को क्या करते हैं, संबोधित करते। जैसे हमने क्या कर दिया, जैसे घर पे हम अमूमन आप लोग देखते होंगे, कहाँ जा रहे हो महेश, हमने महेश को संबोधित किया। क्या तुम आगरा जा रहे हो बहन, क्या तुम आगरा जा रही हो बहन, तो बहन क्या हो गया, ये संबोधन हो गया। क्या मेला जा रहे हो भाई, तो भाई क्या हो गया, संबोधन हो गया। जब हम किसी नाउन को, मैंने कहा इफ ए नाउन इज कॉल्ड, किसी नाउन को अगर हम कॉल पुकारते हैं, बुलाते हैं, वही नाउन हमारा क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। जैसे मैंने कहा कम हियर मुकेश, तो मुकेश यहां पर, यहां आओ मुकेश, मुकेश को पुकारा जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे यहां पे मुकेश कौन सा कारक होगा, तो आप सीधे कहेंगे वोकेटिव केस होगा। यहां पे देखिएगा, आर यू गोइंग सिस्टर, क्या तुम जा रही हो बहन, तो यहां पे बहन को हम क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मुकेश एंड सिस्टर बोथ आर द वोकेटिव केस, बिकॉज मुकेश को और सिस्टर को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। देखिए सारे नाउन है, लेकिन सबके केस देखा अलग अलग हो रहे हैं। एक बार और मैं आपसे बता दूं कि नॉमिनेटिव केस एक ऐसा केस होता है जिसमें उसका सब्जेक्ट जो होता है, क्रिया का सब्जेक्ट जो होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस, क्रिया का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है। संबंध कारक पोसेसिव केस, जब एक नाउन दूसरे नाउन से संबंध को प्रकट करता है वो पोसेसिव केस होता है। और जब किसी नाउन को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वो क्या होता है, वोकेटिव केस होता है। और इस केस के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, जैसे देखिएगा यहाँ पे राम की किताब आपने कहा, राम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, ये एपोस्ट्रॉफी यस जो है यही पोसेसिव का काम कर रहा है, किसी से संबंध प्रकट कर रहा है। तो ये राम क्या है, सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल की स्थिति हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग सिंगुलर नाउन, ये दोनों इंपॉर्टेंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है और प्लूरल नाउन के बाद ही हम एपोस्ट्रॉफी यस का क्या, प्लूरल नाउन के बाद हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए राम सिंगुलर है, यहां पे हमने लगाया एपोस्ट्रॉफी और यहां पे क्या लगा दिया, यस। मोहन यहां पे सिंगुलर है, एपोस्ट्रॉफी और यहां पे यस। तो यहां पे राम का भाई और मोहन के पिता, ये देखिएगा, ये यहां पे मोहन्स और राम्स, ये दोनों क्या है आपके
पॉजिटिव केस होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, जब सिंगुलर होगा तभी पॉजिटिव, सिंगुलर के तुरंत बाद अपोस्ट्रोफी और यस लगेगा। लेकिन अगर वो प्लूरल होगा तो जाहिर सी बात है भाई वो यस लग के ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे लड़कियों का कॉलेज, तो लड़कियां गर्ल्स यहाँ पे खुद ही है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दीजिए। अब ये नहीं कि गर्ल्स प्लूरल के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दिया और उसके बाद यस लगा दिया, तो गाइस गलत हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम में आपको इनकरेक्ट से करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है और आप वहां पे गलत करके चले जाते हैं। गर्ल्स कॉलेज लड़कियों का कॉलेज, बॉयज हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज ये दोनों नाउन जो है प्लूरल हैं, और यहाँ पे अगर संबंध की बात हो, पॉजिटिव की बात हो, तो आप सीधे इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाइएगा। लेकिन गलती कभी मत करिएगा, इसके बाद अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग मत करिएगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। तो सिंगुलर के बाद अपोस्ट्रोफी यस और प्लूरल है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करिएगा। ये दो महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो मैं केस के संबंध में बताया। आज मैं आप सब लोगों को गाइस बहुत ही अच्छे से इस केस के बारे में स्टडी कराया, इसके बेसिक पॉइंट को बताया, और ये आशा करता हूं कि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसकी मदद से कुछ कर सकते हैं। घर पर तैयारी करिए, घर पे पढ़िए, और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाता हूं, लेकिन इस आशा के साथ लाता हूं, इस उम्मीद के साथ लाता हूं कि ये वीडियो आपके करियर में, आपकी परीक्षाओं में मददगार बनेगी। तो आप पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ये चैनल आपके लिए अच्छा है, आपकी परीक्षा में मददगार है। खूब मस्त रहिए, पढ़िए और पढ़ने का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।